हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। सबसे पहले एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है ये जान लेते हैं। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन। यस, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एंगेज्ड है किस में, एग्रीकल्चर में। सो जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स वो जितना भी हम फूड ग्रो करते हैं वो ज़्यादा हम एग्रीकल्चर से लेके आते हैं। फूड के अलावा जो रॉ मटेरियल है वो हम देते हैं इंडस्ट्रीज़ को। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा लिंक है। क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से रिलेटेड हैं? तो मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा। तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो हमारा जो रॉ मटेरियल यहाँ पे बनता है वो है लाइक शुगर केन। शुगर केन जो है वो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इस तरह से बाकी के जो नेम है मुझे लगता है आपको ज़रूर पता होंगे, और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। So agriculture is the practice of farming including cultivation of the soil for growing of crops and the rearing of animals to provide food, wool and other products. एग्रीकल्चर में सिर्फ हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ही ग्रो नहीं करते, इसके साथ साथ हम रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी करते हैं। लाइक जैसे कि पशुओं को पालना जो कि हमें फूड प्रोवाइड करता है और हमें वूल भी देते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी देते हैं लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितनी वैरायटीज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग, फिर है झूमिंग, फिर है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। ये एक बहुत पुरानी एक्टिविटी है। बहुत सालों से जो लोग हैं एग्रीकल्चर में काम करते आ रहे हैं। सो टाइम टू टाइम क्या होता है कि मेथड जो है एग्रीकल्चर का वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। मीन्स लाइक अब आजकल के टाइम में अलग अलग मशीन्स आ गई हैं, तो अलग अलग आइडियाज़ आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मेथड जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। अगर हम फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग जो है वो भी अलग रीजन टू रीजन वेरी करती है। मीन्स बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप की फार्मिंग होती है, जो कि हम आगे सेपरेट करके देखेंगे। सबसे पहले वैरायटी है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो देखते हैं इसमें क्या है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। व्हाट डज दिस मीन पॉकेट्स? पॉकेट्स मीन्स कि इंडिया में इस टाइप की जो फार्मिंग है वो बहुत कम स्टेट्स में ग्रो करते हैं। तो जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसमें क्या होता है कि छोटा सा स्मॉल पैच ऑफ लैंड, मतलब छोटा सा एरिया है, उसमें लोग क्या करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप के जो संद हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि वो पुराने टाइप की कही से करना और डिगिंग करके, और उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं जो काम करते हैं वो कम्युनिटी लेबर ही होती है। कम्युनिटी लेबर मतलब घर के लोग ही काम करते हैं, वो लेबर को नहीं बुलाते, तो उसको बोलते हैं हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये जो ज़्यादातर फार्मिंग होती है इस टाइप की, वो डिपेंड करती है मानसून के ऊपर और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कि अपने आप ही मानसून आए और अपने आप ही जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनती जाए, और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वो अपना ग्रो करते रहें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। तो जो फार्मर्स होते हैं वो पहले झाड़ियों को कटिंग करके और उसको जलाकर उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है फिर मैनुअल लेबर अपने घर की फैमिली के लोगों के साथ ही वो उसकी कटिंग करते हैं, और उसके बाद वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर सेम मेथड अप्लाई करते हैं, फिर वहाँ से आगे वो शिफ्टिंग करते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग।
तो अब जान लेते हैं कि वो कौन सी जगहें हैं जहाँ पर इस टाइप की फार्मिंग होती है। तो ये जगह है असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। इंडिया में ये जो झूमिंग कल्टीवेशन है, इसको झूमिंग भी बोलते हैं और स्लैश और बर्न मेथड भी बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नेम हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि नेम द डिफरेंट नेम्स ऑफ झूमिंग इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे मुझे। नेक्स्ट आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, जो फार्मर्स हैं उनका जो प्लॉट है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, वो बिल्कुल छोटा सा होता है और सिंपल टूल्स होते हैं और ज़्यादातर लेबर कमी होती है। मोर देन वन क्रॉप ही ग्रो करते हैं क्योंकि प्लॉट छोटा होने की वजह से, और जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल, और जो वहाँ की सॉइल जो है डेफिनेटली वो फर्टाइल होती है। और इसकी जो मेन क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस है, इसके अलावा वीट, मेज़, पल्सेस और ऑयल सीड ग्रो किए जाते हैं। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में जो ज़्यादातर थिकली पॉपुलेटेड एरिया है वो मानसून रीजन्स का है, और जिसमें साउथ और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया आ जाते हैं। और इसकी जो मेन स्टेट्स हैं वो है वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। फिर आती है कमर्शियल फार्मिंग। व्हाट इज़ अ कमर्शियल फार्मिंग? कमर्शियल फार्मिंग होती है फार्मिंग विच इज़ सेलिंग क्रॉप्स इन ऑर्डर टू जनरेट अ प्रॉफिट। फार्मर्स क्रॉप्स तो ग्रो करते हैं लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं ग्रो करते, वो सेलिंग पर्पस के लिए ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं। उसको बोलते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग। जितना भी वो ग्रो करते हैं वो सारा का सारा जो है वो सेल करते हैं। इसमें ज़्यादातर वो लेबर यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी को यूज़ करते हैं और हाइब्रिड सीड्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से उनको फ़ायदा भी बहुत होता है। जो लैंड ऑक्यूपाई का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो प्लांटेशन है वो भी एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग होती है। प्लांटेशन का मतलब है सिंगल क्रॉप, मींस बहुत सारे लार्ज एरिया में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को ही हम ग्रो करते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर लेबर जो है माइग्रेंट होती है, वो बाहर से बुलाई जाती है और जिसकी हेल्प से ये सारा काम किया जाता है। इंडिया में जो प्लांटेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है वो उसके नेम है टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं नेम द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया। सो इसमें ज़्यादातर सबसे पहले नंबर पे है वो है टी, जो कि असम में है, और सेकंड नंबर पे आती है कॉफ़ी, जो नॉर्थ बंगाल के अंदर इन कर्नाटका में, जो कि ज़्यादातर ग्रो करते हैं। जितनी भी इसकी प्रोडक्शन आती है वो सिर्फ मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से ही ग्रो की जाती है, विद द वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विच इज़ ऑलरेडी कनेक्टिंग विद द प्लांटेशन एरियाज। इसमें क्या होता है, जितनी भी मार्केट होती है और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि इससे रिलेटेड काम करती हैं, उनका इस प्लांटेशन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। सो इंडिया में डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉपिंग का सीज़न भी है, जैसे कि रबी क्रॉप्स हैं, खारिफ है और जायद। ये जितने भी सारे पैटर्न हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न होते हैं, क्योंकि इंडिया में वैरायटी ऑफ सीजन्स हैं यहाँ पर, जैसे कि विंटर सीज़न है, समर सीज़न है, रेनी सीज़न है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जितने भी हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सीज़न है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी जो फसल है वो कौन से पैटर्न में आती है। चलिए पहले हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। अब जो रबी क्रॉप है वो विंटर की क्रॉप है, सर्दियों में हम ग्रो करते हैं और इसका जो महीना है वो अक्टूबर टू दिसंबर है, और हार्वेस्टेड कब होती है, गर्मियों में, और कौन से मंथ में होती है, अप्रैल टू जून। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। तो इसमें आती हैं सबसे पहले वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये वाली क्रॉप्स जो होती हैं इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं, जैसे कि ज़्यादातर पार्ट जो आता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन एरिया है रबी के। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि इसी स्टेट्स में, जो सारी स्टेट्स हैं, इसमें ये वाली क्रॉप ज़्यादा क्यों ग्रो करते हैं। इसका एक रीज़न तो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है ड्यूरिंग द
विंटर मंथ वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। वेस्टर्ली विंड्स जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं और जितनी मैक्सिमम बारिश देती हैं वो इस जगह को, तो वो वाला एरिया जो है क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। दूसरा रीज़न है ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वीट की बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्रॉप आती है खारिफ क्रॉप। सो जो खारिफ क्रॉप है ये कब ग्रो होती है? ऑनसेट ऑफ द मानसून्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो जो इस सीज़न में ग्रो करते हैं उसमें ज़्यादातर पैडी, मीज़, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको अरहर बोलते हैं, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। कि जो राइस है उसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। सारी फील्ड को पहले हम पानी से फिल करते हैं, फिर उसमें ज़्यादातर मैनुअल वर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी राइस ग्रो करते हैं वो हाथों से लगाया जाता है। तो राइस के जो इम्पॉर्टेंट ग्रोइंग स्टेट्स हैं वो है असम, वेस्ट बंगाल, देन कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। रिसेंटली जो पैडी है वो पंजाब और हरियाणा की जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन गई है। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी जो है वो एक साल में ग्रो करते हैं और उसके डिफरेंट नेम्स हैं ओस, अमन एंड बोरो। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन खारिफ एंड राबी क्रॉप्स। पहले खारिफ क्रॉप की बात करते हैं। खारिफ क्रॉप्स का जो जनरली ग्रोइंग सीज़न है ज़्यादातर ये प्लांटेड होती हैं जून में और इसका जो हार्वेस्टेड टाइम है वो है अक्टूबर में। तो इसकी जो मेन क्रॉप्स हैं वो है राइस, मीज़, कॉटन एंड ग्राउंडनट्स एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ खारिफ क्रॉप। इन आते हैं राबी क्रॉप्स, दे आर ऑलरेडी जनरली प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। अप्रैल में इसको कटिंग हो जाती है। इसमें जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो आती हैं वीट, बार्ली, पीज एंड ग्राम्स। जो हमने तीनों सीज़न पढ़े, इसके पैटर्न पढ़े, तो इसमें फर्स्ट आता है खारिफ क्रॉप, फिर आता है रबी और जायद। तो जो खारिफ क्रॉप्स हैं वो दैट इज़ प्लांटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रबी क्रॉप्स हैं दैट इज़ ग्रोइंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड जायद क्रॉप आर ऑल्सो कॉल्ड अ समर क्रॉप. This is also coming in between Rabi and Kharif. We'll discuss what is the difference between Kharif और Rabi. दोनों में डिफरेंस क्या है. Kharif जो है इसमें कल्टीवेशन जो है स्टार्ट होती है द ऑनसेट ऑफ मानसून इन द मे मंथ, लेकिन रबी का जो मौसम है शुरू वाला वो होते हैं अक्टूबर में जब विथड्रॉल्स होती हैं मानसून्स तब. और सेकेंड पॉइंट है खारिफ का सोइंग ऑफ सीड्स विच इज़ डन इन जून और अर्ली जुलाई, लेकिन जो रबी है उसका टोटली अपोजिट है सोइंग ऑफ द सीड्स विच इज़ ऑलरेडी डन इन अक्टूबर एंड नवंबर. और खारिफ की जो क्रॉप्स हैं ज़्यादातर हार्वेस्ट करते हैं हम लोग मंथ में सितंबर टू अक्टूबर, और अपोजिट रबी क्रॉप्स की जो हार्वेस्टेड है वो अप्रैल और मई में. तो खारिफ की जितनी भी क्रॉप्स हैं दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द मानसून, और जो रबी क्रॉप्स हैं दे आर टोटली डिपेंड ऑन द सब सॉइल मॉइस्चर. और खारिफ की जितनी भी वैरायटीज़ हैं नेम ऑफ द क्रॉप्स हैं उसमें आ जाती हैं राइस, मिलेट्स, मीज़, ग्राउंडनट, जूट, कॉटन एंड वेरियस पल्सेस. जो रबी क्रॉप्स हैं उसमें आती हैं वीट, ग्राम एंड ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड एंड रेप सीड. खारिफ क्रॉप्स जो हैं दैट इज़ रिलेटेड विद योर समर सीजन, रबी क्रॉप्स इज रिलेटेड विद योर विंटर सीजन. थिंक यहाँ तक सबको समझ आ गया हो गया. चलिए अब हम आगे चलते हैं. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्रॉप वीट, जो कि इंडिया की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, जिसको हम मेन फूड क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो सारा इसमें ऑक्यूपाई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वीट ग्रो करते हैं. और इसके क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं. अब कौन सा क्लाइमेट इसके लिए फेवरेबल है. ज़्यादातर कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए इसके लिए, और जब इसका राइपनिंग टाइम होता है मतलब जब पकती है वीट तो उसके लिए ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत है. तो रेनफॉल जो है वो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक अच्छी रहती है. इसके अलावा इसके 2 जोन्स हैं वीट ग्रोइंग के, तो डिस्कस करते हैं कौन कौन से जोन्स आएंगे. सबसे पहले है दी गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन प्लेटू जो कि साउथ में पड़ता है. सो मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं इसकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान. अब आते हैं हमारे मिलेट्स में ज्वार, बाजरा और रागी जो कि इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं. तो इसको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिशियस हाई वैल्यू है इसकी. तो इसमें जो रागी है
वो दैट इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। जो ज्वार है वो इंडिया का थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है और मोस्टली इसको रेनफेड क्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्ट मॉइस्ट एरिया में ग्रो होती है। तो इसकी जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सेकेंड मिलेट आता है बाजरा। बाजरा जो है वो हम ग्रो करते हैं ज़्यादातर सैंडी सॉइल में और शैलो ब्लैक सॉइल, और इसकी मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अगर हम तीसरी मिलेट की बात करें तो आती है रागी, जो कि ड्राई रीजन में ज़्यादातर ग्रो करते हैं और इसके लिए रेड और ब्लैक सॉइल और लोमी भी आप कह सकते हो उसके लिए भी सूटेबल है। और मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आती हैं इसकी कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब सिंगल शुगर केन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ शुगर केन। सो जो शुगर केन है ये ट्रॉपिकल क्रॉप है एज वेल एज सब ट्रॉपिकल भी हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि इसका जो ग्रोइंग सीज़न है ये हॉट और ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता है, जिसका जो टेम्परेचर है 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक। जो एनुअल रेनफॉल होती है वो होती है इन बिटवीन 75 सेंटीमीटर। शुगर केन जो है वो वैरायटी ऑफ सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, कोई भी वैरायटी हो तो उसमें हम इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। शुगर केन में जो लीडिंग कंट्री है वो ब्राज़ील है और इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। शुगर केन जो है इट इज़ ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ शुगर एंड गुड़ एंड खंडसरी एंड मोलासेस। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। अब नेक्स्ट क्रॉप करेंगे ऑयल सीड। ऑयल सीड का जो टोटल है इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा सेकेंड नंबर आता है ऑयल सीड्स में। अलग अलग टाइप के जो ऑयल सीड हैं इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल एरिया में ग्रो करते हैं। मेन ऑयल सीड जो कि प्रोड्यूस होता है इंडिया में उसमें आता है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसको हम तिल भी बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स एंड सनफ्लावर। इसमें ज़्यादातर जो ऑयल सीड्स होते हैं वो एडिबल होते हैं और उस जो ज़्यादातर जो है हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो कि प्रोडक्शन जो होती है सोप्स की, कॉस्मेटिक्स की और ऑइंटमेंट्स की, उसमें ज़्यादातर इसका रॉ मटेरियल यूज़ होता है। सेकेंड ऑयल सीड है ग्राउंडनट, जो कि खारिफ क्रॉप है और एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड विच इज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस इन इंडिया। इसमें गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और विच इज़ ऑलरेडी फॉलोड बाय राजस्थान, और तमिलनाडु जो है इसने 2015 to 16 में इसकी प्रोडक्शन है। और इसके अलावा जो लिन सीड और मस्टर्ड सीड्स हैं वो रबी क्रॉप्स में आती हैं और सीसम जो है खारिफ क्रॉप है नॉर्थ की, और जो रबी क्रॉप है वो साउथ इंडिया की है। सो जो कैस्टर सीड है दैट इज़ ऑल्सो ग्रोथ बोथ है रबी एज वेल एज खारिफ। नेक्स्ट क्रॉप आती है टी। टी कल्टीवेशन जो है वो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नोन एज बेवरेज क्रॉप विच इज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन इंडिया और इनिशियली बाय ब्रिटिशर्स। पहले इसको ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे और आज जो टी प्लांटेशन है ज़्यादातर ग्रो करते हैं इंडियंस। जो टी प्लांट है ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर विद फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल विच इज़ ऑलरेडी रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। टी की प्रोडक्शन के लिए वार्म एंड मॉइस्ट फ्री जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो चाहिए और उसके लिए उसको शेड्स भी चाहिए, शेडो ऑफ ट्रीज, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक लेबर इंटेंसिव है जिसमें ज़्यादातर मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत चीप लेबर जो है इंडिया को मिल जाती है। ज़्यादातर जो टी प्रोड्यूसिंग एरिया है जो सबसे मेन एरिया दैट इज़ आसाम, और जिसमें ज़्यादातर जितनी भी टी ग्रो की जाती है वो सारी की सारी लाइक एक्सपोर्ट की जाती है। अलावा हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जबलपुरी एंड वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर ग्रो करते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा जो हैं टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो 2015 में इंडिया जो है आफ्टर चाइना सेकंड पोजीशन पे आया था। नेक्स्ट करते हैं कॉफ़ी।
इंडियन कॉफ़ी विच इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्वालिटी हैं, जिसमें अरेबिका जो है वो अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, और विच इज़ ब्रॉड फ्रॉम द यमन, इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इस वैरायटी इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इनिशली जो इसकी कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस हुई वो बाबा बुडन हिल्स में हुई, और विच इज़ ऑलरेडी कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, जो साउथ साइड में ये स्टेट्स हैं वहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इन 2015 अगर हम इंडिया की बात करें तो ये सेकंड पोजीशन पे रहा है विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। जिसमें अगर हम बात करें तो मैंगोज़ की लाइक वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, और ऑरेंजेस आए हमें नागपुर और चिरापुंजी से। बनाना जो आया है वो केरला और मिज़ोरम से। सो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में हमारी हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन होती है। और लीची एंड गावा जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से, और पाइन एप्पल जो है मेघालय, और ग्रेप्स जो आए हमारे पास वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से। एप्पल, पियर्स एंड एप्रिकोट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू और कश्मीर से आए, और हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत ही मतलब ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड में है, जो ज़्यादातर फ्रूट्स, और अगर हम बात करें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की तो ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश जो है नंबर 1 पे रहा है। लास्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर। सो इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो है दैट इज़ नॉट अ फिनोमिना, न्यू फिनोमिना नहीं है। इट वाज द टाइम ऑफ कॉलोनलाइजेशन, जब यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो इंडिया में ऑलरेडी आते थे, और जो इंडिया की जो स्पाइसेस हैं वो एक्सपोर्ट की जाती थी फॉरेनर्स को। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी साउथ साइड में जो इंडिया की स्टेट्स हैं उनको वो बहुत इनकरेजमेंट मिला, किस चीज़ का, क्रॉप्स को ग्रो करने का, ताकि उनकी जितनी भी वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए वो यूज़ करेंगे। फिर ब्रिटिश के पीरियड में जितनी भी कॉटन बेल्ट थी इंडिया की उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और अल्टीमेटली जो ब्रिटेन था वो उसका प्रोड्यूसर बन गया, और उसने जितना भी रॉ मटेरियल था वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडिया से लेना शुरू कर दिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिस्ट कब क्यों हुई, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया ओनली। इसके अलावा आपने पहले ही पढ़ा होगा लाइक चैंपियन मूवमेंट विच इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। इसमें क्या हुआ, जब ये स्टार्ट हुई तो फार्मर्स जो थे उस रीजन के, दे वर फोर्स्ड टू ग्रो, उनको प्रेशराइज किया गया ग्रो करने के लिए इंडिगो ऑन देयर ओन लैंड, बिकॉज दैट वाज आल्सो नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वर ऑलरेडी लोकेटेड इन ब्रिटेन। सो ये दूसरा फ़ायदा हुआ इंडियंस को। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। सो इसका ये जो मेन रीज़न है। अंडर द ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज।